तो चालू कर रहे हैं स्थूल पदार्थों का गुण। तो स्थूल पदार्थों के गुण तो इससे आगे पढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें आज MCQ करेंगे। तो MCQ हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो किसी से एग्जाम में आए, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारे अलावा इसके अलावा ये जो क्वेश्चन कराए जाते हैं उसकी थ्योरेटिकल क्लास भी चल रही है इसी चैनल पर, इसी क्रम में आप देखते जाएंगे। आपको दो प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, एक MCQ वाली, एक जो पढ़ाया जाता है उसकी। तो हम क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। भैया वर्षा की बूंद क्यों गोलाकार होती है? क्योंकि वो प्रश्नाकार गोलाकार होती है। और कोई भी जो अगर बूंद होगी तो क्या है, वो कम से कम आकार घेरने की कोशिश करती है, इसलिए वो वर्षा की बूंद है प्रश्नाकार गोलाकार होती है। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसका स्पष्टीकरण। तो स्पष्टीकरण दे रखा है कि ये पृष्ठ का क्षेत्रफल अनाकृत क्षेत्रफल से कम होता है। तो क्या है, जो भी पृष्ठ का तनाव होगा वो क्या है, कम से कम क्षेत्र घेरने का प्रयास करता है हमेशा। पृष्ठ तनाव की ये आदत होती है और इसके वजह से वर्षा की बूंद है ना वो गोल होती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका क्या कारण है? वो सेम टू सेम पृष्ठ तनाव कारण ये वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। और इसका भी कोई स्पष्टीकरण दे रखा है, स्पष्टीकरण कोई दे रखा है, वही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वर्षा की बूंद गोलाकारी होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्योंकि जल के पृष्ठ के तनाव के कारण। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का क्या कारण है? भाई पृष्ठ तनाव है उसका, न्यूनतम पृष्ठ तभी घेरेगी क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव, अगर उसका पृष्ठ तनाव होगा तो भी न्यूनतम क्षेत्र घेरेगी, वरना घेरेगी नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नैनो द्रव की सर्वाधिक गुण पाया जाता है। नैनो द्रव सर्वाधिक गुण पाया जाता है भैया, जो पाया जाता है घर्षण में। और ये क्वेश्चन गंद हुआ गंद करते हैं तो इसलिए आंसर इसका याद रखना बहुत जरूरी है। देखिए आंसर भी दिए हैं, नैनो महत्वपूर्ण गुण है घर्षण। आगे चलते हैं। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल के तल पर फैल जाता है लेकिन उसके नीचे नहीं होता। देखो कोई भी चीज़ ऊपर तैर रही है तो उसका मतलब क्या है, उसका जो घनत्व वगैरह है वो बहुत ही कम है, इसलिए ऊपर तैर रही है। बर्फ़ पानी पर तैरती है क्योंकि भैया उसका घनत्व बहुत कम है पानी की तुलना में, इसलिए इसका भी मतलब तेल का घनत्व बहुत कम होगा जल की अपेक्षा में। अब देखिए तेल का जल की अपेक्षा में कम घना है, तो इसका आंसर भी मेरे अंदर से बी लग रहा है मुझे। और बाकी है इसका आंसर शेष नहीं बैठ रहा। और तेल का तनाव पानी से कम है, तेल का तल तनाव, ये तो फिर भी देखते हैं इसका आंसर क्या कहते हैं। इसमें आंसर क्या दे रखा है? इसका आंसर डी दे रखा है कि इसमें तेल का तनाव पानी से कम है। तेल का पृष्ठ तनाव बोलता है तो पानी से कम है तो मान दे, तो उसमें तनाव कह रहा है। चल कोई बात नहीं, तेल जल के अपेक्षा कम घना है, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि तेल तो घना नहीं, घनत्व बोलते हैं इसको, तो घनत्व ज़्यादा है, ये घना कह रहा है। मतलब इसको घनी मतलब ऐसे घनत्व से समझा होगा, लेकिन घनत्व पानी का ज़्यादा होता है जबकि तेल का होता है, इसे ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो इसका स्पष्टीकरण दे रखा है। स्पष्टीकरण क्या दे रखा है? तेल का पृष्ठ तल तनाव पानी की अपेक्षा कम होना तेल के जल के फैलाव के कारण होता है। ठीक है ना। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता रहता है क्योंकि मिट्टी का तेल पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि इसका घनत्व कम होता है, पानी का अधिक होता है। तो देख लेते हैं, पानी की घनत्व से कम होता है, पानी की घनत्व अधिक होता है, पानी की घनत्व से अधिक होता है, नहीं, पानी की घनत्व से कम होता है। तो इसका आंसर बी होना चाहिए स्पष्टीकरण के अलावा। तो इसमें आंसर देखते हैं, आंसर क्या है? आंसर इसका बी है, सही है। और हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसका स्पष्टीकरण दे रखा है। मिट्टी के तेल का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है इसलिए तैरता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? 8 है, ओके। पानी के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। भैया पानी के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है? क्वेश्चन देखना पड़ेगा। वायुमंडल से कम, अधिक, बराबर या फिर आधा। देख लेते भैया क्या होता है इसमें आंसर। वायु जो साबुन का बुलबुला होता है उसके अंदर वायुमंडल दाब कैसा होता है? तो इसमें कह रहा है आंसर ए, मतलब वायुमंडल दाब जो होता है वो अधिक होता है वायुमंडल से, मतलब बाहर जो वायु दाब है वो उसके अंदर अधिक होता है। देखते हुए इससे स्पष्टीकरण क्या है? साबुन के घोल के बुलबुले इसलिए बड़े होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका पृष्ठ कम हो जाता है, बुलबुले के अंदर का सदैव बाहर के वायुमंडल से अधिक होता है। ठीक हो गया। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास वाले दो बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लगाया जाए तो क्या घटित होगा? देखो अगर आपने देखा होगा अक्सर कि सामने के दो बुलबुले होते हैं आपस में आते हैं तो क्या बढ़ जाते हैं, छोटे हों तो बड़े हो जाते हैं, बड़े हैं तो और बड़े हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या देखते हैं? इसमें स्पष्टीकरण क्या आंसर दे रखा है? आकार वही रहेगा या फिर छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और छोटा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। अच्छा कह रहे छोटा बुलबुला छोटा, बड़ा बुलबुला बड़ा हो जाएगा। तो हो सकता है, बिल्कुल सही ये बात है। अगर छोटा बुलबुला छोटा हो जाएगा, दो ऑप्शन मिलेंगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, सवाना का। तो देखिए इसका आंसर क्या स्पष्टीकरण दे रखा है? आंसर इसका बी दे रखा है। कह रहा है कि भैया जो छोटा बुलबुला है वो तो छोटा हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा बुलबुला वो बड़ा हो जाएगा, दो बुलबुले अगर ऑप्शन मिलते हैं तो।
देखिए किसी बुलबुले का आकार उसमें भरी गैस के दबाव तथा पानी की फिल्म की त्रिज्या की मोटाई भी निर्भर करता है। छोटे बुलबुले में गैस का दबाव बुलबुले की तुलना में अधिक होता है, अतः नाली की सतह आयतन पर छोटा बुलबुला और छोटा, जबकि बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। जब किसी साबुन के बुलबुले आवेशित किया जाता है तो उनसे क्या घटित होगा? भाई आवेशित किया जाता है तो आवेशित किया जाए क्या हुआ, या तो त्रिज्या बढ़ेगी या घट जाएगी या फिर लोप हो जाएगा। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर इसका है, क्या कह रहा है भैया, इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? स्पष्टीकरण देखते भैया, स्पष्टीकरण क्या दे रखा है, बुलबुले को आवेशित किया जाने पर ये फैल जाएगा और त्रिज्या बढ़ जाएगी, इसका स्पष्टीकरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी विमाएं नीचे दी गई हैं, अलग अलग भाग एक ही भाग से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक में अधिकतम गैर वृद्धि होती है? तो ये भाई इसका एक तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन कह सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर देख के आगे बढ़ जाएंगे। तो इसका 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर ABC में देख लेंगे और फिर यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। तो आंसर देखते हैं इसका। आंसर इसका C है 11 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है ना, और अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ घटना दे रखी है। कैसी घटना देखी है? केसकट की घटना दे रखी है। केसकट घटना, केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है। केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता है अगर परिघटना कौन सी क्यों मुश्किल हो जाता है? क्योंकि केसकट की परिघटना नहीं हो। कोई पेय पदार्थ उपयोग करने पर स्ट्रॉ का उपयोग नहीं किया जाता। देखो पेय पदार्थ पीते तो उसमें स्ट्रॉ लगा सकते हैं भाई, जूस भी पीते हैं, पेप्सी भी पीते हैं, बहुत सारे जो आपने देखा छोटी छोटी फ्रूट आती हैं उसमें स्ट्रॉ लगाते हैं। ठीक है, स्याही पत्र काम करने में विफल हो जाता है। और बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं होते हैं। इसमें देखना चारों में से आंसर क्या सही रहेगा। अब देखते हैं चारों में से आंसर क्या रहेगा। इसका कह रहा है कि भैया इसका आंसर बी है। तो बी में क्या क्या आंसर रहेगा इसमें? तो देखो एक तो ये आंसर, एक ये आंसर, एक ये आंसर। मतलब बड़े पेड़ जिन्हें हम चारों ओर देखते हैं वो नहीं हो पाएंगे। स्याही सूख पत्र काम करने में विफल हो जाएगा और केरोसिन दीप जलना मुश्किल हो जाएगा अगर किस्मत की घटना न हो। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किस एक के लिए किस्मत एकमात्र कारण नहीं है? मतलब किसी एक के लिए स्याही सूखना भैया किस्मत का कारण भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। ये नीचे तो सुना था, ऊपर पता नहीं। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, बिल्कुल सही किस्मत का। पौधे की जड़ से जल पूर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये ऑप्शन इसमें से बी और डी होगा। ऑप्शन देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। तो आंसर है डी। तो इसमें दे रखा है भैया, क्या दे रखा है, इसका स्पष्टीकरण दे रखा है कि दे रखा है दैनिक जीवन में किसका अनेक उदाहरण मिलते हैं, जैसे सूख के द्वारा स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े को जल की बूंद फैलना, लैंटर्न एवं लैम्प की बत्ती से तेल चढ़ना, पौधे की जड़ से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए किस तत्व के अतिरिक्त स्वप्रदेश ससरण आदि क्रियाएँ ही उत्तरदायी हैं। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती से ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? बत्ती से ऊपर चढ़ने का कारण भैया देखो, बत्ती से ऊपर चढ़ने का प्रश्न आप कह नहीं सकते, कैसे जाती है केशकत का कारण। अब केशकत विषण, पराशरण और जीव द्रव, इनमें से क्या आंसर होगा देखना पड़ेगा। सी प्रश्न के नाम ऐसा होता है भैया, मैंने ऐसा सुना नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है प्रश्न के नाम होता है कि केरोसिन ऊपर चढ़ती है, लेकिन केशकत उदाहरण जब अच्छा होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब देखिए इसमें प्रश्नाव केशिकरण होता है, प्रस्ताव के कारण ही केशिकरण होता है। अच्छा, इस वजह से जिसके फलस्वरूप पतली नली से प्रवेश ऊपर चढ़ जाता है। इसकी एक किसकली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण क्या है? इसका देखते हैं। एक तली में जल को ऊपर चढ़ता है भैया केशकत के कारण होता है। केशकत को क्या है? श्यान। विस्कोसिटी तो नहीं, तरल जल की अपेक्षा अधिक होता है। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बेहतर। इसका आंसर देखते हैं। आंसर इसका डी रखा है। कह रहा है कि भैया जब एक तरल जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है तब क्या होता है? एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब किसी झील की तली से ऊपर उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? देखते हैं इसका 16 नंबर क्वेश्चन क्या होगा। बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत रहेगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर रहेगा ए, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ताप बढ़ने पर द्रव की सांद्रता क्या होती है? भैया ताप बढ़ाएंगे, जैसे कि शहद को बढ़ाएंगे तो क्या श्यानता बढ़ जाएगी, घट जाएगी। तो पिघलने लगेगा तो क्या है? ज़्यादा फैला हुआ तो क्या श्यानता बढ़ेगी या घटेगी? दोनों का ऑप्शन होगा। देखते हैं क्या करा। डी मतलब घटेगी इसकी श्यानता। तो आगे स्पष्टीकरण देखते हैं क्यों घटेगी।
कह रहा है कि द्रव का होगा जिसके कारण विनिमय परतों में होने वाली सापेक्षिक गति का विरोध करता है श्यान कहलाता है। श्यान द्रव्यों की श्यानता ताप के बढ़ने पर घट जाती है। यही कारण है कि जून माह में शीरा, जनवरी माह में कम श्यान होता है। शीरा क्या होता है ये नहीं पता, लेकिन अपना आंसर मिल गया बस, इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा श्यान होती है, सबसे ज़्यादा श्यान क्या होती है? सबसे ज़्यादा श्यान मतलब जल, फूल, वायु, शहद। शहद होता है भैया सबसे ज़्यादा श्यान, तो मेरे अंदाज से इसका आंसर यही होना चाहिए, सी डी यहाँ दे रखा है। मतलब शांता मतलब जो गाढ़े उत्तर में होता है। देखो इसमें जल की शांता दे रखी है 1, रेक्टिव 2.7, मशीन के तेल कितनी, ग्लिसरीन की है शहद की 200, सबसे ज़्यादा ग्लिसरीन की शांता होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय प्लेन स्याही से निकलने लगता है, क्या कारण है भाई? इसका कारण स्याही यात्रा में वृद्धि के कारण, अत्यधिक दबाव भार के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, वायुदाब में कमी के कारण। तो वायुदाब में वृद्धि कमी के कारण 19। तो क्या वायुदाब में कमी हो जाती है, इसके कारण वो सही निकलने लगा। क्या आपने देखा होगा पहाड़ों में जैसे खाना पकाते हैं तो पकता क्यों? ये वहाँ वायुदाब कम होता है इसलिए, वही उदाहरण इसका है। तो आंसर इसका होना चाहिए ए। देखते हैं आंसर, इसका आंसर ए है और हमारा भी आंसर सही है। ये स्पष्टीकरण किया था, स्पष्टीकरण देखते हैं। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब कम होता है, यही कारण है कि ऊंचाई पर वायुमंडल दाब पेन की स्याही के दबाव श्याम भंग हो जाता है। पेन की स्याही और दाब अधिक होने के कारण बाहर निकल आती है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक काम करते हैं भैया। हाइड्रोलिक ब्रेक तो बर्नौली या पास्कल इन दोनों नियम के, देखो ये नियम है नहीं। ऑटोमोटिव सिस्टम ये नाव के लिए जो काम करता है, मतलब जहाज नाव के लिए न्यूटन में आप जानते हैं न्यू होती है। अब बर्नौली बचा, पास्कल बचा। पास्कल ब्रेक के लिए काम करता है तो पास्कल होना चाहिए, बर्नौली नहीं होनी चाहिए। बर्नौली प्रीमियर हो। देखते हैं नियम डी, बिल्कुल सही है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, 3 चीज़ें हैं जो इसके लिए काम करती हैं, प्रेस, लिफ्ट और ब्रेक। ये पास्कल नियम के आधार पर काम करते हैं और आपको अच्छी तरह से याद ये रखना पड़ेगा। ऑटोमोबाइल्स में भारतीय युवाओं और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में सामाजिक जीवन में कैसे संबंध में क्रांति ला दी। क्रांति किससे आई? अब देखते हैं इसमें 3 स्पष्टीकरण दे रखे हैं। 3 स्पष्टीकरण में कौन सा आंसर सही होगा? इसका आंसर ए दे रखा है, तो इसमें आंसर ए है। तो आंसर मतलब एक आंसर क्या हो गया? 1 और 2। मतलब यहाँ लोगों की अवमानना के संबंध में, लोगों से जुड़ाव के संबंध में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर का। बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सा एक मौसम दशा में इंगित होता है? मौसम दशा में इंगित होना है मतलब 22 का इसका ये ऑप्शन सही रहेगा। तूफानी मौसम, तूफानी मौसम इसमें सही है। और बैरोमीटर के लिए इसमें स्पष्टीकरण रहेगा, वायुदापी माप में बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरावट आ जाने से ये तूफानी मौसम होगा। ठीक है ना। नीचे दिए गए 4 चित्रों में से एक फव्वारे पर ध्यान दीजिए। ठीक है। अब नीचे देखते हैं फव्वारे में कौन से छिद्र पानी अधिकतम फेंकेगा। देखो सभी छिद्र तो बराबर है, और देखो कौन सा छिद्र अधिकतम फेंकेगा, तो सबसे नीचे वाला तो सबसे ज़्यादा फेंकना चाहिए। फिर देखते हैं चारों बराबर फेंकना भी चाहिए, ये भी बात सही है। अब देखते हैं अधिकतम कौन फेंकेगा, तो देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। इसका आंसर है 30 नंबर का। 30 नंबर के आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर रहेगा डी, मतलब किसी फव्वारे के छिद्र से जल निकलने की गति के लिए टर्सोली नियम। देखिए कोई भी फव्वारा है तो किस नियम पे काम करता है? टर्सोली नियम पे काम करता है फव्वारा। तो इसके लिए क्या रहेगा, देखते हैं इसका आंसर ये रखा है। तो छिद्र एक से निकलने वाली जल की गति सर्वाधिक होगी और इसी क्षेत्र से पानी की दूरी अधिकतम जाएगा, मतलब जो पहले नंबर का छिद्र रहेगा उससे सबसे ज़्यादा पानी दूर तक जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक तरल किसी सिलेंडराकार पाइप में धारा रेखीय रीति से बह रहा है। पाइप में अच वाले खंड से प्रवाह परिच्छेदिका होगी। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर दे रखा है। देखिए इस तरीके से देखें, अगर आंसर क्या है, आंसर इसका डी रखा है। देखिए धारा की गति में पाइप के पास परतों की न्यूनतम गति होती है और जैसे जैसे पाइप से दूर होती जाती है परतों की गति बढ़ती जाती है। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम पशुकर उत्पाद है? पेट्रोलियम के, तो भैया देखो पेट्रोल तो है, पेट्रोलियम का उत्पाद है। कोयला, चारकोल नहीं, ये भी नहीं, ये ऑप्शन बेटर लग रहा है। इसका आंसर देखते हैं क्या है। आंसर इसका डी। देखो भाई ये आंसर अगर मैं पढ़ा नहीं तो इसका आंसर ये आपको याद रखना होगा, एसफॉल्ट पता नहीं क्या होता है, देखते हैं। अब इसका पेट्रोलियम नियंत्रण प्रवाही आसवन द्वारा औद्योगिक उपयोग के विभिन्न उत्पाद किए जाते हैं। यह प्रक्रिया पशुकरण कहलाती है। एसफॉल्ट पेट्रोलियम का प्रशोधन के दौरान उत्पन्न होता है। तो मैंने पढ़ा नहीं है, आंसर कभी भी देखा नहीं है, तो आपको ये आंसर याद रखना है
आंसर हम पेट्रोल पे देंगे, लेकिन पेट्रोल कभी भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो कड़े जाड़े में झील की सतह शीत हो जाती है। कड़े मतलब बहुत ज़्यादा जो सर्दी पड़ती है तो उसमें क्या है, जो झील की सतह जम जाती है, किंतु उसके तल के गर्म अवस्था में बनाया जाता है। यह किस कारण होता है? बर्फ़ की ऊष्मा प्रचालक झील की सतह बालू एक काम होता है। देखो इसका आंसर ये समस्या स्पष्टीकरण लग रहा है, आंसर बेहतर आंसर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है तीनों घटना में कोई सही नहीं है। अब देख लीजिए इसमें क्या है, क्योंकि जल का तापमान अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है जमने के लिए, वहाँ पे जल जाता है, लेकिन फिर भी नीचे उतना तापमान नहीं हो पाता, कम ज़्यादा रहता है, तो इसलिए वहाँ नीचे जलता नहीं है। ठीक है, नीचे देखते जाते हैं। ऑप्शन सी सही है इसका आंसर। और इसका स्पष्टीकरण भी देखते हैं कि जल की घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक होती है अधिकतम। और देखो इसको स्पष्टीकरण देगा 4 डिग्री सेल्सियस पर आयतन न्यूनतम घनत्व अधिकतम होता है। झीलों एवं नदियों की केवल ऊपरी सतह के जमने में पानी के अनियमित प्रसार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जाड़े के दिनों में वायुमंडलीय तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाने पर झीलों और नदियों की ऊपरी सतह ठंडी होने लगती है। यही सतह जल का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, तब वह अधिकतम घनत्व के कारण नीचे बैठ जाता है और नीचे पर विद्यमान जल को ऊपर की ओर विस्थापित कर देता है। यह प्रक्रिया चलती रहती है और फिर तब तक चलती है संपूर्ण जल का जो तापमान है उस 0 डिग्री सेल्सियस में हो गया था। अंततः जब जल का तापमान कम होने लगता है तो उसका घनत्व कम होने लगता है, परिणामस्वरूप सतही जल नीचे विस्थापित नहीं होता है। सतही जल 4 डिग्री सेल्सियस जम जाता है, जबकि सतही जल के नीचे विद्यमान जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहता है। झील की ऊपरी हिम सतह ऊष्मारोधी का कार्य करती है तथा जल में विद्यमान ऊष्मा बाहर नहीं जाने देती। शीतकाल में झील ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जीव जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि वे क्या होता है। इसमें देखो आंसर इसका स्पष्टीकरण दे रखा है, इसमें ये आंसर भी गलत दे रखा है, ये भी गलत है, क्योंकि वहाँ का जो तापमान रहता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण वो वापस जमता नहीं है। पानी की आदत होती है कि अगर मान सको कोई झील में पानी भरा है तो क्या है, वो पानी जैसे कि पानी ऊपर ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा पानी नीचे जाएगा तो गर्म, वो क्या है थोड़ा नीचे वाला पानी मिलेगा तो थोड़ा गर्म होगा, इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन ऊपर वाला पानी क्या है, एकदम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो क्या उसके नीचे जो पानी रहता है ना, वो पानी नीचे घूमता रहता है, लेकिन पानी नीचे वाले का तापमान अधिक होता है, ऊपर वाले का बिल्कुल कम होता है, इसलिए जम जाता है, नीचे नहीं जमता। तो आंसर इसका डी है। अब वही आंसर स्पष्टीकरण दे रखा है जो मैं बता रहा हूँ। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियाँ जीवित रहती हैं, सेम टू सेम वही आंसर है। ये आंसर दोनों गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। अब अगला आंसर देखते हैं क्या गलत है, सी वाला। तो इसमें सी, क्योंकि झील की तली जब नहीं पाती, इस कारण वहाँ पर बर्फ में मछलियाँ तैरती रहती हैं। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, ये भार हमेशा अपरिवर्तित रहता है, जहाँ तक वस्तु की मात्रा बदल दो ना बदल दो, वस्तु की मात्रा बदलने पर शायद भार अपरिवर्तित रहेगा। डी घनत्व तो अपरिवर्तित रहता है। अच्छा मैंने घनत्व बोला है, तो इसमें अपरिवर्तित रहेगा क्या, वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व। तो इसमें इसका जो सूत्र भी रहता है इस तरीके से रहता है। देखिए इसमें ये रखा कि लोहे का एक गोला पानी पर जाता है तो पानी में डूब जाता है, लोहे का गोला मतलब, तो लोहे का गोला पारद मतलब पानी मरक्यूरी पे तैरता रहता है। इसका मतलब क्या हो गया, सीधी साफ इसकी बात है कि मरक्यूरी क्या रहता है, उसका घनत्व अधिक होता है, जबकि लोहे का घनत्व अधिक होता है। और पानी पे लोहे का गोला पानी पे तैरता रहता है, लेकिन पानी डूब जाता है, क्या पानी का घनत्व कम रहेगा इसलिए इसमें डूब जाएगा, जबकि लोहे का घनत्व कम होगा, पानी का घनत्व अधिक होगा लेकिन लोहे का घनत्व कम होगा, इसलिए वो पानी में नहीं डूबता। लेकिन कह रहा है कि लोहे की अपेक्षा पारद का घनत्व अधिक होता है, लोहे की अपेक्षा पारद का घनत्व अधिक होता है। अगर लोहे में वो नहीं डूबता है तो इसका मतलब पानी का घनत्व अधिक होगा, ये जो कह रहा है। तो देखते हैं इसमें क्या आंसर है इसका, ये सही है पर आग रहता है, आग के मतलब सही है। लोहे का पारद का तैरता रहता है कि पानी में डूब जाता है, यह कारण है कि पारद की अपेक्षा घनत्व लोहे की अपेक्षा घनत्व अधिक होता है, जबकि पानी कम होता है, यह कथन सही है, जबकि आर गलत है। आर तो यार उसका ही स्पष्टीकरण दे रहा है, फिर आर गलत क्यों है। देखो वैसे इसका आंसर याद रखना, इसका आंसर दे रखा है सी और ये सही है, आर गलत है। एक मिनट सी आंसर मतलब क्या हुआ, ये सही है पर आर गलत है, सी का मतलब। ठीक है चलो आगे चल के आगे क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की कील पारे पर तैरती रहती है जबकि पानी में डूब जाती है। अब
अब देखो लोहे की कील पारे पे तैरती रहती है। पारे पे इसलिए तैरती रहती है क्योंकि उसका पारे का घनत्व अधिक होता है और पानी का घनत्व कम होता है, इसलिए उसके अंदर डूब जाती है। जबकि लोहे का घनत्व होता है तो उसमें डूबती नहीं है। तो इसकी देखते हैं क्या है इसमें। पानी का भार अधिक होता है तथा पारे का कम होता है। भार नहीं, घनत्व। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का घनत्व पानी से अधिक है। लोहे का घनत्व ठीक है तथा पारे से कम है। ठीक है, आंसर इसका सी होना चाहिए। स्पष्टीकरण बिल्कुल सही है। तो जिसका सी, इसमें क्या रहता है कि जिसका घनत्व अधिक होता है वो चीज़ पर तैरती रहती है। अब जैसे कि मान चलो कि पारा है, पारे का घनत्व अधिक होता है। जैसे कि उस पर कोई लोहे की चीज़ डाल रहे हैं तो वो डूब नहीं रही, इसका मतलब क्या हुआ, उसका घनत्व अधिक है। लेकिन वहीं लोहे की कील को पानी में डाल रहे हैं डूब जाती है, इसका मतलब क्या है, लोहे का घनत्व बहुत ज़्यादा, पानी का बहुत कम है। और सेम टू सेम ये वही क्वेश्चन है, पानी का ज़्यादा तैरता है। तब इसका क्या है कि इसका आंसर सी या डी होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी है, बिल्कुल साफ स्पष्टीकरण दे रखा है। तो इसमें क्योंकि उसका घनत्व अधिक होता है और घनत्व उसका मतलब पानी क्या है, लोहे का वो होता है। लोहे का अगर हम एक जहाज़ बनाते हैं तो जहाज़ बनाने का क्या, उसकी सतह फैल जाती है। जिससे फैल जाती है तो जितनी सतह पानी फैली उसका उतना पानी हटाएगी तो उसका क्या आपेक्षिक भार होता है ना, तो वो हटाएगा, पानी के बराबर होता है, इसलिए उसमें डूबता नहीं है पानी का चार्ज। लोहे की सतह पर किसी कारण से तैरती रहती है। सतह पर किस तरह से, पृष्ठ तनाव के कारण। ये इसमें कोई आंसर नहीं हो सकता। सुही जब तैरती है तो क्या पृष्ठ तनाव के कारण या फिर उत्प्लावन के कारण, बाकी दो गलत है। अब देखो इसमें स्पष्टीकरण क्या कह रहा है कि कह रहा है श्वसन बल के कारण उत्पन्न लोहे की बात तैरती रहती है। तो आंसर इसका बी, पृष्ठ तनाव के कारण घूमती रहती है। क्या होता है पृष्ठ तनाव, जैसे कि पानी होता है, पानी में जैसे कि एक जाड़ी जैसी पच जाती है, मतलब परत पच जाती है, उसके बाद पृष्ठ तनाव बन जाता है, इसके कारण उसको तैरती रहती है। अगर पृष्ठ तनाव नहीं होगा तो क्या सीधे कील नीचे जाके डूब जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कुएं में पानी को बाल्टी खींचते हैं तो हम महसूस करते हैं कि बाल्टी अधिक भारी लगती है और खींचते हैं हम तो देखते हैं आंसर इसका ए क्या है। आंसर ए दे रखा है। तो आंसर ए है क्योंकि हम पानी जब खींचते हैं तो एकदम भारी लगती है, लेकिन जब हम खाली पहुंचाते हैं तो बिल्कुल खाली लगता है। लेकिन जब वो टूट जाए धागा तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल एकदम मुक्त पिंड की तरह कार्य करती है रस्सी, तो वो एकदम बाहर आ जाती है। तो इसका अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं। ये सिद्धांत है आर्किमिडीज सिद्धांत के अंदर काम करती है उत्प्लावन सिद्धांत के ऊपर। एक भारीहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा गया है। इस जल का भार होगा 200 ग्राम। एक भारीहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भर गया, भारीहीन है, इसमें भारी नहीं है, 200 ग्राम जल भर गया, तो उसमें क्या होगा। अगर भारी नहीं है 200 ग्राम जल भरने से क्या फर्क पड़ेगा। देखते हैं इसका आंसर भी 0 होना चाहिए, 0। बिल्कुल सही है, वही आंसर है इसमें, क्योंकि इसमें भारी ही नहीं है और उसमें जल भर रहा है तो क्या दिक्कत है। क्वेश्चन अपना 28 हो गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मथने के पश्चात क्रीम दूध से पृथक हो जाने का क्या कारण है। भाई अपकेंद्री बल है। क्या होता है कि उसमें मशीन जो चलती है वो अपकेंद्री बल के आधार पर काम करती है, जिससे जो क्रीम होती है वो दही से अलग हो जाती है। तो ये वही है, मथने के कारण क्या होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। स्पष्टीकरण भी दे रखा है, सारा स्पष्ट रूप से देख लेते हैं। अब देखिए मतलब स्पेशल थोड़ा सा देखा आपके लिए होता है। बादलों में वायुमंडल तैरने का कारण क्या है। वायुमंडल तैरने का कारण क्या है, कम घनत्व के कारण होता है ये सब चीज़। अगला आंसर देखते हैं इसका। निम्नलिखित में कौन सा तत्व पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया था। कृत्रिम रूप में, तो इसका आंसर ही देखना पड़ेगा क्या किया गया था। डी आंसर किया गया टेक्नीशियन किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इसका प्रबंधन 43 और 1937 में किया गया, तो इसका याद रखिएगा, शायद कभी पूछ लिया है सर्वप्रथम। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। समुद्र में जब आइसबर्ग का, देखो इसी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। 1/10 मतलब जो बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ का हमेशा जो हिस्सा होता है नीचे, मतलब 1/10 हिस्सा नीचे डूबा रहता है पानी में, जबकि थोड़ा हिस्सा ऊपर दिखाई देता है। ऐसा ही है ना, तो ऐसे देखते हैं इसमें। सीधी सी बात, देखो इसमें हमारे साथ कोई बर्फ़ है 100% है, 100% तो कह रहा है कि भैया 10% पानी के बाहर होना चाहिए, बाकी की 90% डूबना चाहिए। तो यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है। और बाकी अगर कोई और स्पष्टीकरण हो तो आप बताइएगा। कह रहा है कि शुद्ध जल में बर्फ़ का 90% भाग पानी के अंदर, 10% पानी के बाहर रहता है। सीधी सी बात है, इसके अलावा और कोई स्पष्टीकरण नहीं, ये सबसे अच्छा स्पष्ट है।
पानी की एक गिलास में एक बर्फ़ का टुकड़ा रहता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो पानी पर क्या असर होगा? भैया देखो, आपने घर में देखा होगा, आप भले ही गिलास भरा हो, आप पानी में टुकड़ा डालते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो है जैसा है वैसा ही रहता है। तो क्या रहेगा? सी ऑप्शन उसका ज़्यादा बेहतर है इसका। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस से शरीर पर तैरता है। पानी के 4 डिग्री सेल्सियस पर शरीर तैरता है, यदि 100 डिग्री टेम तो क्या होगा? शरीर डूब जाएगा। शरीर देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 100 डिग्री पानी गर्म हो जाएगा तो क्या होगा? उसका घनत्व कम हो जाएगा। देखते हैं इसका आंसर क्या आंसर है, शरीर डूब जाएगा इसमें, क्योंकि शायद उसका घनत्व कम हो जाएगा, इसलिए इसे स्पष्टीकरण देखते हैं स्पष्टीकरण। द्रव को गर्म करने पर आयतन में वृद्धि होती है, पर घनत्व में कमी हो जाती है, इस वजह से 4 डिग्री सेल्सियस पानी में तैरता रहता है, क्योंकि उसका घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से कम होता है, और अधिक डिग्री हो जाए तो घनत्व क्या होगा? कम हो जाएगा, इससे शरीर डूब जाएगा। समुद्र में पानी की अपेक्षा तैरना आसान होता है, क्योंकि उसमें क्या है, वो खारा नहीं होता, हल्का नहीं होता, भारी नहीं होता, ये नमकीन होता है। नमकीन वजह से क्या होता है, उसमें शरीर वो तैरता रहता है और उनमें अंदर नहीं डूबते। तो इसका आंसर ये सबसे स्पष्टीकरण आंसर क्या रहता है, इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं, बेहतर आंसर स्पष्टीकरण ऊपर दे रखा हुआ है इसमें। तो ये रखा सोडियम क्लोराइड अम्ल की अधिकता के कारण समुद्र का जल नमकीन होता फैलता है, समुद्र का घनत्व अधिक होता है। और उसमें सीधी सी बात है, उसमें घनत्व के कारण मतलब आप कोई नदी में तैरेंगे तो वहाँ पे आप डूबने की संभावना ज़्यादा रहेगी समुद्र के अलावा, क्योंकि समुद्र का घनत्व बहुत कम होता है, उसमें लवण वगैरह नहीं पाए जाते, लेकिन वो नदियों में, जबकि समुद्र में लवण पाए जाते हैं, इसलिए घनत्व अधिक होता है, इसलिए आप डूब नहीं पाते उसमें। जब कोई जहाज पानी से सागर में घुसता है तो क्या हो, थोड़ा सा ऊपर उठता है। आप देखेंगे कोई नदी में जहाज चल रहा है, जैसे ही समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा समुद्र एक समान है, तो इसलिए और नदी का कभी ज़्यादा रहता है, तो जैसे नदी जा रही है नीचे चल के जा रही है, जैसे ऊपर जाएगी तो एकदम ऊपर उठ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये आंसर इसका सबसे स्पष्टीकरण आंसर दे रखा है। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है। सागर के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। इसका ये आंसर ज़्यादा सही है, मतलब क्या ये याद सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। स्थिति विज्ञान और निजी संबंध। स्थिति विज्ञान स्थिति मतलब स्थायी एक जगह विश्राम, मानसिक गतिमान। तो इसका आंसर तो विश्राम होना चाहिए, बी ऑप्शन। इसका आंसर देख लेते हैं स्पष्टीकरण क्या कर रखा है, आंसर बी। जानते कि वसा जो विश्राम में स्थित होती है क्या। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है 48 है। अब इसका प्रैक्टिकल भी पार्ट देखेंगे, और तो प्रैक्टिकल पार्ट इसी चैनल पर चला रहे हैं, तो आप देखिएगा। अगर अच्छा लगता है तब भी बताइए, और बुरा लगता है तो और ज़्यादा बताइएगा, क्योंकि बुराई से ही पता चलेगा क्या करना है।